हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका केमिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई रसायन पर। तो आज हम आपके लिए कोऑर्डिनेशन का सेकंड पार्ट लेके आए हैं 10 के दम में 10 क्वेश्चन की सीरीज़ के साथ। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है फिनेंथ्रोलीन है। फिनेंथ्रोलीन के बारे में हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। इट इज़ मोर ऑर्डिनेट लिगेंड, टेट्राडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड एंड ट्राइडेंटेट लिगेंड। तो ये हमारा पूछ रहा है फिनेंथ्रोलीन की किस तरीके का लिगेंड है। तो सबसे पहले हमको अवेयर होना पड़ेगा इसके स्ट्रक्चर से। तो आइए देख लेते हैं कि फिनेंथ्रोलीन का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि फिनेंथ्रोलीन में 2 नाइट्रोजन सिचुएटेड हैं और ये इनके पास होंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सिंपली बात है कि यहाँ पर 2 डोनर साइट्स अवेलेबल हैं। तो हमारा ये लिगेंड हो जाएगा बाइडेंटेट लिगेंड। तो आवर ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड व्हेन द लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग, वीक, F-H2। तो दोस्तों यहाँ पर 2 तरीके के कॉम्प्लेक्स हमारे जनरली फॉर्म होते हैं। हमारा पहला कॉम्प्लेक्स है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और दूसरे तरीके का है हमारा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो देख लेते हैं ये किस तरीके के कॉम्प्लेक्सेस एक्चुअली होते हैं। तो जनरली आप लोगों ने देखा होगा जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन है लगभग DsP2 टाइप या फिर sp2d। तो आप इन दोनों में एक डिफरेंस देख पा रहे होंगे। जो हमारा d ऑर्बिटल है ये अंदर की साइड वाला है यहाँ पर, और ये जो d ऑर्बिटल है ये बाहर की साइड है। तो जब हाइब्रिडाइजेशन होता है और हमारा ये अंदर का d ऑर्बिटल पार्ट लेता है उस हाइब्रिडाइजेशन में, तो इस तरीके के जो ऑर्बिटल होते हैं वो बनाते हैं हमारे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और इस तरीके के हाइब्रिडाइजेशन में अगर बाहर वाला d ऑर्बिटल पार्ट लेता है हमारा ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन, तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको बोलते हैं हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो आई होप कि आप लोग उस डिफरेंसेस को क्लियर समझ गए होंगे। तो हम लोग अब बात करते हैं कि हमारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वीक लिगेंड के द्वारा बनता है या फिर स्ट्रॉन्ग। तो हम लोग एक ट्रिक को याद रखेंगे, WHO। वैसे तो WHO सारे लोग याद कर पाएंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग अलग है। W से वीक, वीक लिगेंड, H से हाई स्पिन और O से आउटर ऑर्बिटल। और इसी का उल्टा कर दिया जाए तो वीक स्ट्रॉन्ग, लो और इनर। दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग लिगेंड, लो स्पिन और इनर ऑर्बिटल। तो जो हमारे इनर ऑर्बिटल होते हैं वो हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड के द्वारा फॉर्म होते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In which of the following coordination ions the magnitude of crystal field stabilization energy delta O will be maximum? ऑप्शंस हैं यहाँ पर। ओके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो हमसे पूछ रहा है दोस्तों कि ये जो डेल्टा O है दैट मीन्स CFSE, इसको हम लोग बोलते हैं CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो ये किस केस में मैक्सिमम होगी, किस केस में ज़्यादा होगी। तो एक हमारा जो ये CFSE का रिलेशन है लिगेंड से वो है कि जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उतना ही हमारी CFSE ज़्यादा होगी, उतनी ही स्प्लिटिंग। और हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि CFSE एक्चुअली होती क्या है। जैसे ऑक्टाहेड्रल के केस में जो हमारा D ऑर्बिटल स्प्लिट होता है तो इसके जो बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमारी डेल्टा O या CFSE कहलाती है। तो ये जितनी ज़्यादा होगी, जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, जितना लिगेंड हमारा स्ट्रॉन्ग होगा उतनी हमारी CFSE ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हम लोग देख देते हैं कौन कौन से लिगेंड अवेलेबल है हमारे पास। H2O, CN, NH3 और C2O4 ऑक्सिलेट।
तो अकॉर्डिंग टू द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग है हमारे पास Cn, देन हमारे पास स्ट्रॉन्ग है NH3, देन है H2O और फिर है हमारे पास C2O4। तो इस केस में देखा जाए तो Cn सबसे स्ट्रॉन्ग है, दैट्स वाई जो ये स्प्लिटिंग होगी हमारी या CFSE होगी ऑक्टाहेड्रल के केस में तो वो सबसे ज़्यादा होगी। तो आंसर हो जाता है हमारा आंसर नंबर सी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द बाइंडिंग ऑफ साइनाइड लिगैंड विद अ मेटल आयन टेक्स प्लेस थ्रू ओके कार्बन एटम, नाइट्रोजन एटम, कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम बोथ डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द कंपाउंड। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा साइनाइड Cn नेगेटिव, तो जो ये हमारा लिगैंड है ये बोल रहे हैं कि ये मेटल के साथ किस तरफ से अटैच्ड होता है, C की तरफ से या N की तरफ से या दोनों की तरफ से। तो आइए देख लेते हैं कि Cn की केमिकल बॉन्डिंग या Cn की बॉन्डिंग स्टेटस क्या है। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अवेलेबल होते हैं इस तरीके से, हम लोग इसको लिख लेते हैं और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं N का। तो अगर ये दो ये कोवेलेंट बॉन्डिंग कर लेते हैं तो हमारे C के पास हो जाते हैं 1 2 3 4 5 6 और N के पास हो जाते हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 ओके। तो यहाँ पर हमारे हो गए 6, तो इसको 2 और चाहिए हैं। तो अगर ये 2 लोन पेयर इसको कोवेलेंटली इसको दे दिए जाएँ तो अब हमारे पास C के हो गए हैं 8 इलेक्ट्रॉन और N के पास हो गए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर हमारा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लग गया। तो हमारी बॉन्डिंग कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पर। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री है और इस तरीके की बॉन्डिंग है और हमारा ये है। तो हम लोग साफ साफ देख सकते हैं कि मेटल को देने के लिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ अवेलेबल है, हमारा कार्बन के पास। तो ये जो अटैचमेंट है वो हमारा अटैचमेंट होगा कार्बन से। तो इस तरीके से जो आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर ए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 कॉलम्स दिए हुए हैं और एक कॉलम में पहले कॉलम में कुछ कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं एंड सेकंड कॉलम में उसकी ज्योमेट्री दी हुई है। तो हमको मैच करनी है कि किसकी ज्योमेट्री कौन सी होगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारा CuNH3 4 ओके। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा Cu का हो जाएगा हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और ये हमारा हो जाएगा D। तो दोस्तों हमारा ये हो जाएगा हमारा D9। तो D9S0P0। तो ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो दोस्तों यहाँ पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा और हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हो जाएगा DsP2 बिकॉज ऑफ 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका। तो ये DsP2 की वजह से ये हमारा हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। अब देख लेते हैं हम लोग NiCO4 का। NiCO4 का दोस्तों यहाँ पर जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा, तो हमारा Ni फ्री स्टेट में रहेगा। तो हमारा हो जाएगा D8S2 और P0। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं 1 2 3 4 5। तो
1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये पेयर हो जाएगा, तो ये पेयर हो जाएगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे और हमारा ये खाली हो जाएगा, तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। तो NiCO4 के केस में हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। sp3 का मतलब है दोस्तों टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। तो हमारे इस केस में हो जाएगा टेट्राहेड्रल। और NH3 हम लोग दोस्तों जानते हैं वेस्पर थ्योरी से। इसका अगर हम लोग ज्योमेट्री या शेप निकालें तो इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी और शेप हमारा हो जाएगा पिरामिडल शेप। तो और BCl3 का भी वेस्पर थ्योरी से हम लोग निकाल सकते हैं आराम से। तो इसका हो जाएगा हमारा ट्राइगोनल प्लेनर, इस तरीके से हमारा BCl3 का हो जाएगा। तो हमारा जो CuNH3 है तो पहला हमारा बनता है 3rd और दूसरा बनता है हमारा 4th, तीसरा बनता है हमारा 1st, 4D वाला बनता है हमारा 2nd। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा आंसर नंबर A। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अकॉर्डिंग टू द वर्नर इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो दोस्तों यहाँ पर वर्नर की थ्योरी अगर हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन का केमिस्ट्री पढ़ने से सबसे पहली जो थ्योरी आती है वो आती है हमारी वर्नर की थ्योरी। वर्नर ने हम लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक्सप्लेन किया था। तो वर्नर ने 2 तरीके की वैलेंसी बताई थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, सपोज़ हम लोग कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले लेते हैं यहाँ पर NiCO3 और Cl सपोज़ कर लेते हैं इस तरीके का कोई कंपाउंड है। तो ये जो हमारे इसको इन्होंने बताया था ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। इसके अंदर का जो भी हमारा आयन रहता है वो इंटैक्ट रहता है, चाहे वो उसको हम लोग वाटर में भी पुट कर दें। वाटर में डालने के बाद भी वो इंटैक्ट रहेगा, वो सेपरेट नहीं होगा। पर ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर हमारा जो आयन होता है इसको हम लोग ये बोलते हैं आयनाइजेबल। ये वाटर में डालने के बाद आयनाइज्ड हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी वैलेंसी और इन सबको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी वैलेंसी। तो जो हमारी प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयनाइजेबल होती है अकॉर्डिंग टू द वर्नर, और जो हमारी सेकेंडरी वैलेंसी होती हैं दे आर नॉट आयनाइजेबल। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है वो आंसर नंबर होगा हमारा C, दैट मीन्स प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल। प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो यहाँ पर हमारा ऑर्डर पूछ रहा है वेवलेंथ का विजिबल रीजन में। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल कर देखते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट कंपाउंड है NiNO2 उसमें अगर हम लोग निकालें X + 6 - 1 = -4, दैट मीन्स हमारा आ जाएगा 6 - 4 यानी +2। और दूसरे केस में देखते हैं NiNH3 6 + 2 में देखते हैं तो यानी X + 0 = +2, दैट मीन्स X बराबर +2। और थर्ड केस में हमारा आ जाएगा NiH2O 6, इसमें भी हमारा X बराबर +2। तो देख रहे हैं हम लोग दोस्तों कि तीनों में ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो रही है। तो यहाँ पर हमको कोई और चीज़ देखनी पड़ेगी। यहाँ पर हम लोग देखते हैं हमारे पास अलग अलग तरीके के लिगेंड हैं। एक में है हमारा NO2, एक में हमारा NH3 और एक में हमारा H2O। तो हम लोग इसकी स्ट्रांगनेस देखेंगे
तो स्ट्रांगनेस के अकॉर्डिंग टू द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो हमारा स्ट्रांगनेस है, तो दोस्तों यहाँ पर H2O हमारा सबसे वीक लिगेंड है। उसके बाद हमारा NH3, उसके बाद हमारा है NO2। तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं कि जो जितना वीक होगा उसमें हमारी स्प्लिटिंग यानी जो गैप होगा CFSE का वो उतना कम रहेगा और वो विजिबल रीजन को और अच्छे से वेवलेंथ एब्जॉर्व कर पाएगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो H2O वाले लिगेंड में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्बेंस होगी विजुअल रीजन में, फिर NH3 और फिर NO2। तो इस तरीके से जो हमारा ऑर्डर हुआ वो हुआ NiH2O इसमें सबसे ज़्यादा होगा दोस्तों, फिर हमारा NiNH3 फिर हमारा होगा जाके NO2 में। तो इस तरीके से जो हमारा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर A। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ COEN2Cl2 इज। आइसोमर्स दोस्तों पूछ रहा है यहाँ पर, देखते हैं COEN2Cl2। तो सबसे पहले देखते हैं ये कितने तरीके से हम इसको फॉर्म कर सकते हैं। ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है क्योंकि EN के पास 2 चीलेटिंग लिगेंड होता है। तो दोस्तों अगर हम लोग एक EN को यहाँ सेट कर देते हैं, एक EN को अगर यहाँ सेट कर देते हैं और एक Cl और ये Cl, ये तो हमारा हो गया सिस फॉर्म। और आप जैसा कि जानते हैं, चलो पहले हम लोग ट्रांसफॉर्म बना लेते हैं। तो ट्रांसफॉर्म में अगर एक EN हमारा यहाँ पर आ गया, एक EN यहाँ पर आ गया और एक Cl और एक Cl, तो ये हमारा हो गया ट्रांसफॉर्म। तो दोस्तों ये सिस COEN2Cl2 हुआ और ये हमारा ट्रांस COEN2 और Cl2 हुआ। तो हम लोग जैसे कि जानते हैं कि ये हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें आसानी से चली जाएगी। तो ट्रांस का ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा तो इसका कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होगा, और जबकि ये C पार्ट में कोई भी हमारी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पड़ पाएगी, जिससे कि इसका हमारा ऑप्टिकल एक्टिव होगा और इसका मिरर इमेज लेने पे इसका एक और ऑप्टिकल आइसोमर्स हमको प्राप्त होगा जो कि D या L फॉर्म होगा। तो इसके 2 फॉर्म होंगे, इसका जब हम मिरर इमेज निकालेंगे तो इसके 2 फॉर्म बनेंगे, D L फॉर्म, और इसका एक केवल फॉर्म रहेगा ट्रांस। इसका कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं मिलेगा हम लोगों को। तो टोटल हमारे आइसोमर्स हो गए, एक सिस का एक D, एक सिस का L और एक ट्रांस। तो टोटल हमारे हो गए 3 आइसोमर्स। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर हुआ ऑप्शन नंबर B। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस प्रकार ओके विच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स डज नॉट एग्जिबिट ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करने के लिए हमको क्या करना है, हमें पता लगाना पड़ेगा कि किस में से हमारी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं जा पा रही है। तो हम लोग देखते हैं MA2 B2 C2 टाइप का। तो दोस्तों MA2 B2 और C2 टाइप। तो दोस्तों MA2 B2 C2 के तो बहुत सारे हमारे आइसोमर्स बन सकते हैं जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री बनेगा, लेकिन एक हमारा सिस फॉर्म ऐसा होगा जिसमें अब हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं जाएगी। लेट्स सी कौन सा वो फॉर्म होगा हमारा, देखते हैं।
ये हमारा ऑक्टाहेड्रल है। तो अगर हम एक ए यहाँ पर सेट कर दें और एक यहाँ पर, एक बी यहाँ पर, एक बी यहाँ पर और एक सी यहाँ पर और एक सी यहाँ पर, तो हम लोग देखते हैं, हम लोग पाते हैं कि इसमें हम कोई सा भी प्लेन ऑफ सिमेट्री को नहीं पुट कर सकते। तो दैट्स वाई ये हमारा जो होगा वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। दिस इज़ ऑप्टिकल एक्टिव। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट MAA टाइप, MAA3 टाइप। दोस्तों ये जो हमारा AA3 टाइप है, इसको हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। ये भी हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अगर एक को हम लोग चिलेटिंग है, एक को हम लोग यहाँ पर रखते हैं, एक को हम लोग अगर यहाँ रखते हैं और एक को यहाँ रखते हैं, तो दोस्तों इसमें हमारा कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं जा पा रहा है, क्योंकि ये जो है हमारा, ये एक इसके साथ जुड़ा हुआ है और इसके साथ जुड़ा हुआ है। इनके दोनों के ये जो प्लेन है वो डिफरेंट प्लेन है, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो हमारा एंगल है वो है 90 डिग्री का एंगल। तो दोस्तों इसमें कोई भी नहीं जा पाएगा। दैट्स वाई ये भी हमारा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होने वाला है। चेक करते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है देखते हैं। MA4। तो MA4 टाइप का हम लोग देख सकते हैं टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं AA, क्योंकि टेट्राहेड्रल तो सारे ऑप्टिकली हमारे क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो ये है हमारा स्क्वायर प्लेनर। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, इसमें आसानी से हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री डाल सकते हैं। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आसानी से पड़ जाएगी। दैट्स वाई ये ऑप्टिकल इनएक्टिव होने वाला है हमारा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। इसके साथ दूसरा हमारा दिया हुआ है MAV टाइप, MA3B टाइप। तो इसको भी देख लेते हैं हम। ये भी हमारा स्क्वायर प्लेनर होगा। तो दोस्तों देखो, हम इस B को लेके अगर हम प्लेन ऑफ सिमेट्री डालते हैं तो इसमें भी हमारी प्लेन ऑफ सिमेट्री आसानी से पड़ जा रही है। तो ये भी हमारा क्या होने वाला है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इस तरीके से हमारा आंसर होने वाला है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जीज फॉर ऑक्टाहेड्रल डेल्टा O एंड टेट्राहेड्रल डेल्टा T कॉम्प्लेक्सेस आर रिलेटेड टू। तो दोस्तों यहाँ पर एक सीधा एक NCERT का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जो कि हमारा PGT 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमारा पूछ रहा है कि डेल्टा O एंड डेल्टा T में क्या रिलेशन है। तो देख लेते हैं, सीधा क्वेश्चन है कि डेल्टा T इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा O। दोस्तों ये हमको याद कर लेना है, ये हमको मेमोराइज कर लेना है ये रिलेशन को। और ये रिलेशन किसके बीच में है, इस CFSE टेट्राहेड्रल और CFSE ऑक्टाहेड्रल के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पूरे होते हैं क्वेश्चन। थैंक यू ऑल ऑफ यू। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।